हेलो स्टूडेंट्स। तो दिल्ली पुलिस में जीएस का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि 50% जीएस ही है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग 50%। अगर उन 50 क्वेश्चनों में से, क्योंकि आपको भी पता है, अगर इन 50 क्वेश्चनों में से जीएस जीके के अगर आप 35 प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। क्योंकि रीजनिंग मैथ बच्चे अक्सर ठीक करते हैं लेकिन जिनकी तैयारी हो, तो अगर आपकी तैयारी जीएस में भी काफ़ी ठीक ठाक है तो आप कर सकते हैं स्कोर। इसलिए आज हम जीएस का प्रत्येक चैप्टर, ऐसा नहीं कि केवल एक पॉलिटिकल मैथ रीजनिंग जीएस, मतलब जीएस के कंप्लीट डाइजेस्ट चैप्टर लेके आए हैं, लेकिन आज केवल कैग के बारे में पढ़ेंगे, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 148 से 151 के बीच है और भारत का सबसे प्रमुख, कहीं ना कहीं काफी दमदार पद है। अगर, क्योंकि इसकी योग्यता देखें, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उसके बराबर है कैग। अब सबसे पहले आर्टिकल 148 में इसके बारे में क्या दिया है कि किस तरह इसकी अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं भाई? प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन ये आपको पता है प्रेसिडेंट किनके बिहाफ पर करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे नाम, प्रेसिडेंट उनको क्या कराएंगे? शपथ दिलाएंगे। तो शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? प्रेसिडेंट। पहला क्लियर। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई और व्यक्ति है तो वो भी दिला सकता है। मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा और कौन व्यक्ति हो सकता है जो रिप्रेजेंट करे? प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं वहां पर, लेकिन नॉर्मली प्रेसिडेंट ही करवाते हैं। इसका रूल रेगुलेशन है, ठीक है। अब इसको जब लगा दिया तो इसको जो इसकी सैलरी है वो कहां से मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सैलरी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, भारत की संचित निधि। और भारत की संचित निधि में समझ पा रहे हैं, भारत जैसे कैग का भारत की संचित निधि पे है, जबकि अटॉर्नी जनरल आपने पढ़ा है ना, वो भारत की संचित निधि से नहीं लेते अपनी सैलरी। दूसरा, ये भी इनका अपॉइंटमेंट तब तक रहता है जब तक या तो वो रिजाइन कर दें, या जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है ना, जैसे इम्पीचमेंट, जैसे पार्लियामेंट में राष्ट्रपति को हटाने का है, वही प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है, और वही क्या है? कैग के हटाने का है, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाने का है। सबसे इंपॉर्टेंट ये था। अब इनकी देखें तीन तरह से हो गए ना, या तो रिजाइन कर दें, या हटाने के लिए प्रोसेस चला दें, या फिर इनकी एज 65 हो जाए, या 6 साल इनका टेन्योर हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले होगा तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, मतलब टेन्योर खत्म हो जाएगा, कार्यकाल। क्लियर? इतना देखिए, हम पूरा करने के बाद आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन रिप्रेजेंट करवाएंगे कि जिससे आप जब तक जैसे आप करें इसको पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो, ठीक है। अब आर्टिकल 149 में इनकी क्या दे रखी है? पावर्स दे रखी है। 148 में तो क्या है इसका, किस तरह लगाया जाएगा, किस तरह हटाया जाएगा, कहां से इनको पेंशन मिलेगी। अच्छा, एक ये भी है कि जब ये रिटायरमेंट होंगे तो ना तो सेंटर ना तो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पद पर कार्यरत हो सकते हैं। मतलब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज के, सेम टू सेम वही प्रोसेस। अब इसकी पावर क्या है? देखिए, ये जो ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट, वो 3 तरह के ऑडिट होता है। एक तो एप्रोप्रिएशन बिल, दूसरा फाइनेंस, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट, या पब्लिक सेक्टर यूनिट बोल सकता हूं, या पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट्स, जैसे बीएसएनएल। पहले आप समझ पा रहे हैं ये चीज। तो एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है कि संसद द्वारा जो पैसे दिए गए और क्या वो सही उस तरह खर्च हुए या नहीं हुए, उसमें ये चेक होता है। दूसरा, फाइनेंस में जितना पैसा आया और गया उससे रिलेटेड है। और तीसरा, पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब होता है जो कंपनियां, जैसे बीएसएनएल है, इसमें कितने रुपए खर्च हुए नहीं हुए, उसका ऑडिट। तो 3 तरह से।
लेकिन अब ये समझें आप, जब ये ऑडिट करते हैं तो देखिए ऑडिट केवल इसका नहीं होता है, ऑडिट दो टाइप से होता है, एक तो सेंटर का मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा स्टेट का। समझ पा रहे हैं आप, सेंटर ऑफ या यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट का। और स्टेट में देखें वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट के लिए वो देंगे गवर्नर को इसकी रिपोर्ट, और गवर्नर उस लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उनको वहां पर रखेगा पटल पर, क्या इस राज्य में इतना खर्चा हुआ है नहीं हुआ, कितना गड़बड़ है या नहीं है। देखिए कैग का कार्य केवल खर्चे को बताना है, गड़बड़ को बताना है, उस पर कार्रवाई नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं भारत में सबसे बड़ी कमी क्या है कि कैग के पास वो पावर नहीं है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पावर है। तो पावर की कमी की वजह से मतलब उसको सारी फैसिलिटी सब कुछ तो दे दे लेकिन पावर नहीं दी उतनी जितनी की होनी चाहिए। जैसे आपने देखा था या आपने नई इसके बारे में 2G स्पेक्ट्रम केस आया था एक 2G स्पेक्ट्रम केस जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब, तो ये किसने उजागर किया था, कैग ने ही, कि 2G स्पेक्ट्रम में, अभी तो 5G आ गया, तब 2G स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन हुआ था उसमें गड़बड़ हुई थी, ठीक है। लेकिन यूनियन का कहां करवाते हैं, पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जो यूनियन का जो गड़बड़ जो यूनियन का जो ऑडिट होगा वो कहां पर होगा, प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। तो दोनों सदनों के समक्ष चला गया। लेकिन दोनों सदनों में एक प्रमुख पॉइंट होता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैग ने अपनी रिपोर्ट दी ना यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में, उसकी जांच करती है भाई, ये कैग रिपोर्ट की जांच करती है, मतलब कैग की हेल्पर है ये, हेल्पर तो नहीं कहूंगा, कैग ही उसका हेल्पर है। तो कैग का कार्य क्या हो गया, जो पब्लिक अकाउंट है ना, लोगों का धन, उसकी जांच करना, उसकी सुरक्षित रखना कि सही है या नहीं है, क्योंकि लोगों का धन मतलब जो टैक्स के रूप में है सरकार के पास वही तो है, सरकार अपनी तरफ से थोड़ी खर्च कर रही है कुछ भी, जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ, GST जो भी सब कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह, तो उसकी जांच करती है। और आपको ये पता होगा इसको छोटी लोकसभा बोल सकते हैं, स्मॉल लोकसभा, क्यों, क्योंकि इसमें 14 सदस्य तो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, मतलब टोटल सदस्य कितने हो गए, 14 नहीं 15 हैं भैया, 15 और 7 टोटल हो गए 22। तो 22 सदस्य कहां से, टोटल 15 और 7, और ये जांच करती है वास्तव में कुछ गड़बड़ हुआ या नहीं हुआ। और इसमें ये ऐसा नहीं है कि केवल सरकार के ही कैंडिडेट है, इसके हेड को पता है कौन चुनता है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड होगा उसको जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ना वो चुनते हैं हेड को। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं अगर सरकार ने गड़बड़ी की है, पैसे खर्च करने में अनियमितताएं हैं, तो कहीं ना कहीं उसको उजागर होगा और फिर उससे देश के सामने उसकी समीक्षा होगी। और कौन करेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी रिपोर्ट देगा कैग और उसकी जांच होगी पब्लिक अकाउंट कमेटी। और 3 रिपोर्ट देता है कैग, एप्रोप्रिएशन पर, फाइनेंस पर, और तीसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपको जैसे ये लोक लेखा समिति है ना, ऐसे एक प्राक्कलन समिति होती है, एस्टीमेट कमेटी, और तीसरी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट में, पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट, उसकी भी एक समिति होती है। तो सब में लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग सदस्य होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। तो जो क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं ना, उसकी चिंता ना करें, जब आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट होगा तब आपके साथ एक लगभग 50 क्वेश्चनों का एक डाइजेस्ट आएगा, जिसमें कैग से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे और आप बहुत आसानी से समझेंगे इस पूरे चैप्टर को। उसके बाद हम लगातार लेके आएंगे। अब ये जो हो गया 51 इसका लास्ट है, 151।
जब राज्यों की विधानसभा में ये पटल में जाएगा, क्योंकि राज्य को किसको देगा, कैग यूनियन के लिए तो प्रेसिडेंट को, राज्यों के लिए गवर्नर को देता है, और गवर्नर वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली पर उसके सामने पटल पर रखते हैं। तो ये तो था पूरा 148 से 151 के बीच कैग, और कैग की पावर आपको देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। क्या करता है, पब्लिक अकाउंट की सुरक्षा करता है, जांच करता है, 3 पॉइंट होते हैं, 3 ऑडिट करता है, 3 टाइप से अलग अलग, और उसकी एज किस तरह करता है, राज्य के लिए अलग, यूनियन के अलग, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रेसिडेंट को ही करता है। प्रेसिडेंट वहां पर यूनियन केंद्र सरकार के या भारत सरकार के जो भी वो सदस्य होते हैं वहां पर करते हैं। तो ये तो था एक बेसिक सा। अब आप इसके क्वेश्चन समझें, देखें अब क्या क्या हो सकते हैं, वो जरूर बताएं कि ऑप्शन A B C D में से कौन सा होगा, आप देखें जरूर।